जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ अभी है हजारीबाग की ऋचा कार्ला, और जो हजारीबाग से मुंबई तक का सफ़र आज हम लोग दिखाएंगे। इनका जर्नी जो है वो काफ़ी लाजवाब है। कैसे ये हजारीबाग के डीएवी स्कूल की हेड गर्ल थी, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गई, पढ़ाई में इतनी अच्छी थी और साथ साथ डांसर भी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ इनकी लाइफ में कि अचानक फिल्मों में आ गई, और फिल्मों में आने के बाद फिर अब सोलो फिल्म भी कर रही हैं और साथ में एडवर्ट्स तो कर ही रही हैं। आज इन्हीं से जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हजारीबाग से आप हैं और हजारीबाग से बॉम्बे तक का सफ़र आपका कैसा रहा, आज वो जानेंगे। ऑलराइट, नमस्कार सभी को। तो आपका सवाल है कि यहाँ से वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? बिल्कुल, सफ़र बहुत ही अच्छा था और बहुत ही इंजॉय किया मैंने, और यहाँ से वहाँ तक जाना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो रास्ते खुलते गए, मंजिलें दिखती गई कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, अभी भी बहुत आगे जाना है। तो यहाँ पे मैंने एज अ डांसर शुरू किया था, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आपको बताया। तो पढ़ाई में मैं अच्छी थी, तो मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया था दौलत राम में, तो वहाँ के लिए मुझे भेजा। जब मैं वहाँ गई दौलत राम कॉलेज में, तब मुझे पता चला कि यहाँ तो डांस के अलावा बहुत कुछ है। फैशन सोसाइटी है, थिएटर सोसाइटी है, डांस सोसाइटी है। तो मम्मी की वजह से मैंने डांस सीखना शुरू किया। पापा ने हमेशा एक छाया की तरह मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया कि चलो शोज़ करो एंड ऑल। तो डीएवी स्कूल में ही जब मैंने देखा कि लोग कहते हैं ना कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन मेरा ऐसा था कि सिर्फ मैं पढ़ाई में फोकस कभी जीवन में कर ही नहीं पाई हूँ। मुझे हमेशा कोई कुछ ना कुछ साइड में चाहिए होता था, लाइक डांसिंग कर लिया, स्पोर्ट्स में चली गई। तो जब हजारीबाग में मैंने टाउन हॉल में, तब मैं यहाँ पे परफॉर्म किया करती थी, तो मेरा सबसे पहला गाना था लुक छुप के मैं घूमी गली गली कहीं मिला नहीं मेरा पिया। तो जब मैंने वो डांस किया तो मैंने अपने पापा को देखा कि वो चेयर पे खड़े होकर सीटियां बजाने लग गए। पहले पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मम्मी की वजह से। स्कूल डेज की बात है ये, मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं स्टैंडर्ड आई थिंक 5 में होंगी। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे जब पापा को मैंने देखा इतने खुश है, मम्मी को भी देखा, तो मुझे लगा कि कुछ तो है रिचा तेरे अंदर जो तुझे करना चाहिए। तो मम्मी ने भी देखा कि उस टाइम पे मतलब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था इनफैक्ट उस गाने पे। एंड सब सर देखते थे, प्रिंसिपल सर हमारे अशोक कुमार श्रीवास्तव तब डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल थे, शंपा मैम उनकी वाइफ। तो उन्होंने देखा कि हाँ मतलब कुछ है, शायद पता नहीं क्या देखा। तो उन्होंने फिर मुझे सिलेक्ट किया, एंड मेरी वजह से स्कूल में सलवार सूट भी आया था। अच्छा। हाँ, डीएवी स्कूल में जो पहले नहीं था। पहले नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं मेरी, मतलब मैं हमेशा कुछ भी होता था तो मैं सर के पास मुंह उठा के चली जाती थी, मुझे कोई डर नहीं लगता था। अच्छा। कि प्रिंसिपल सर हैं और तो ये सब देख के सर को शायद लगा होगा। तो उस टाइम पे फिर मैं हेड गर्ल बनी। एंड शुरू से लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर था में, हाँ, और हेड गर्ल बन गई। तो उस टाइम में क्या था आपका सपना, क्या था, ड्रीम क्या था? उस टाइम पे तो मैं कभी ये सोचती थी कि छोटी बच्ची थी मैं तब मुझे डांसर बनना था। अच्छा। कभी कभी लगता था स्पेस में चली जाऊं, कभी ये वो, लेकिन हाँ मुझे हमेशा एक्टिंग, ये कला का क्षेत्र हमेशा आकर्षित करता रहा है। मुझे हमेशा रहा है कि मैं एक्टिंग में ही कुछ करूं। कुछ एक्टिंग का उतनी नॉलेज नहीं थी, डांसिंग में कुछ करूं। अच्छा। और बस ये डांसर तो डांस के लिए कहीं ट्राई किया कि नहीं? मतलब उस टाइम में बहुत सारे शोज चलते थे, डांस इंडिया डांस, और भी प्रोग्राम थे। उस टाइम पे बूगी वूगी चलता था, और तब सीडीज बना के भेजते थे उस टाइम पे। ऐसा नहीं होता था कि जाके ऑडिशन देना। तो वो भी भेजा था मैंने, इनफैक्ट कॉल भी आई थी वहाँ से। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद ऑडिशन देने के लिए फिर मुंबई बुलाया गया था। तो उस टाइम पे हमारा फाइनेंशियल इशू था, तो मैं मुंबई नहीं जा पाई थी, तब बहुत छोटी थी मैं। अच्छा। हाँ, तो फिर जब मैं दिल्ली आई तो देखा, तो डीआईडी के ऑडिशन के लिए गई थी तब मैं। अच्छा। लेकिन तब तक मेरा डांस में मन थोड़ा वैसा हो गया था कि नहीं, डांसर नहीं। जब मैं दिल्ली में थी, जब डीआईडी के ऑडिशन के लिए गई थी, तब मुझे लगा कि ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें मैं अपनी एक्टिंग भी कर सकूं, डांसिंग भी कर सकूं। तब तक मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। तो मेरा ये स्कूल से दिल्ली जाने के बाद? हाँ, स्कूल तक तो डांसर ही बनना था। एक्टिंग का मुझे ये भी नहीं पता था कि, और अभी मैं एक एक्ट्रेस हूँ, लेकिन 10-12 तक तो मुझे एक्टिंग का कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ डांसिंग का पता था। स्कूलिंग के बाद फिर आप कहाँ गई? मतलब स्कूलिंग के बाद जब मेरे परसेंटेज आए, 87% आए थे तब, और तब मैं 9th रैंक होल्डर थी पूरी डिस्ट्रिक्ट टॉपर में, और मेरे 98 आए थे पीएचई में, फिजिकल एजुकेशन में। हाँ, डीएवी स्कूल से। तब पहले तो पढ़ाई में मैं ऐसी थी कि
बस आ जाते थे अच्छे मार्क्स, लेकिन जब पेपर में आया और सब कुछ की पढ़ाई में भी डांसिंग के साथ साथ, तो मम्मी पापा को लगा कि नहीं अब इसको आगे, क्योंकि एजुकेशन के लिए फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के लिए मैंने दिया अपना एग्ज़ाम्स वगैरह। फर्स्ट कट ऑफ में ही मेरा हो गया था एग्ज़ाम्स। क्या कट ऑफ होती थी तब, तो फर्स्ट कॉलेज फर्स्ट कट ऑफ में ही मेरा हो गया था दौलत राम में। अच्छा, तो फिर वहाँ पे क्या कोर्स किया आपने? मतलब मैंने वहाँ पे फिर बीए साइकोलॉजी करी, बिल्कुल ही अलग पे अपने ग्रेजुएशन कर रही थी, तब भी मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ थिएटर कर रही थी। अच्छा, मतलब साथ तो में ज्वाइन कर लिया था थिएटर? हाँ, थिएटर कर लिया था अच्छा, मैंने। तो ये मतलब मेरे हर बहुत वीक अच्छा में गया। कुछ ना कुछ होता होगा। हाँ, हम लोग activity? शाम को वही 5 बजे के बाद मेरी क्लासेस होती थी थिएटर की, अपना कॉलेज करके वहाँ थिएटर जाती थी। ग्रुप्स होते थे हमारे, 50-55 बच्चे ऐसे होते थे, लेकिन फिर उसमें सिलेक्शन होता था 15-20 बच्चों का, और हम लोग प्लेस करते थे। अच्छा। अलग अलग जगह में जाके प्ले करते थे। तो तो मतलब मैंने हर बहुत वीक सारे या हर प्ले दिन कुछ ना किए। कुछ प्ले होता रहता था? नहीं, एक एक प्ले की तैयारी एक एक महीने होती थी। एक महीना वो प्रिपरेशन के लिए? हाँ, अच्छा। तो एक एक किरदार को लाइव परफॉर्म करना स्टेज में बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बहुत वेल नोन प्ले किए, ताजमहल का टेंडर, फिर मंत्रा, फिर बाई सुदामा, ये तो सब प्ले के नाम फिर है। प्लेस के दौरान नाटक। कैसे पता चला कि आप जो है आपको एक्टिंग में जाना चाहिए, या फिर कोई किसी ने तो कहा होगा ना कि आपने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, या फिर ऐसा? लकली मेरा यही रहा है कि मैं इस चीज़ में बहुत लकी रही हूँ कि जब भी प्ले में सिलेक्शन होता था मेरा लीड ही सिलेक्शन हो जाता था। इतने सारे बच्चे थे, तो मैंने एक प्ले किया था जिसमें मेरा बुढ़िया का किरदार था। मंत्रा प्ले का नाम है, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। वो प्ले मैं कभी नहीं भूलती। तो उस प्ले में पूरा कोई ग्लैमर नहीं, बुढ़िया बनी हूँ मैं, और उसमें मुझे बस मेरा बच्चा मर गया होता है और मुझे रोना होता है, इमेजिन करना होता है कि मेरा बच्चा सामने और मैं उससे बात कर रही हूँ। तो जब मैंने वो प्ले किया था तो मैं तो खुद खो गई थी। आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, एंड मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड जो आज तक कभी रोई नहीं थी वो रोने लग गई। अच्छा। मेरे प्ले जहाँ मैं प्ले करती थी वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बनी थी, और मेरे जितने भी सामने मैं देख रही थी लोग इमोशनल होके, मतलब सबके आंखों में आंसू वो सीन के बाद। तो मुझे लगा यार मैंने क्या कर दिया। मतलब मैं खुद रो रही थी। अच्छा एक्टिंग हो गया आपका प्ले में? मुझे बेस्ट एक्टर का भी वो मिला था उस अच्छा, टाइम उसी पे। प्ले में? हाँ, तो उस प्ले के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो है, अगर मैं Acting में जाना ऐसा चाहिए। कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे ही हवा में करना मैं बिलीव नहीं करती। अगर किसी से मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ तो मुझे लगा कि क्यों ना इसे और निखारा जाए और किया जाए, तो मैं फिर घुस गई। तो फिर वहाँ से जब एक्टिंग में आप आई तो कैसे मिला पहला ब्रेक जो है, या फिल्म में या फिर एडवर्टीजमेंट में या फिर शोज में, इसमें कैसे मिला? बहुत फनी इंसिडेंट है ये। एक्चुअली मेरा कोई इंडस्ट्री का माई बाप नहीं था, मतलब लाइक कोई नहीं। हाँ, मतलब कोई एक भी हाँ, कांटेक्ट लिंक नहीं है। हाँ, तो हुआ ये मेरे साथ कि मेरी एक फ्रेंड होम शॉप 18 में तब काम किया करती थी। तब अच्छा। बहुत पैसा था उसमें, मतलब पर डे के बहुत अच्छे मिलते थे। मैं उसको देखती थी, अच्छे मतलब अच्छा पैसा भी कमा रही है, टीवी में भी आ रही है, अच्छी उसकी प्रोफाइल भी है। उससे मैंने पूछा तो उसने मुझे नंबर नहीं दिया। अच्छा। हाँ, उसने मतलब टाल दिया। तो मैं क्या करूं, लेकिन मुझे वो होम शॉप 18 का नाम याद था। अच्छा। कि हाँ वो कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसा है टीवी का चैनल जो शोज करता है और जो एड्स वगैरह बनाता है। तो मैंने सर्च आउट किया भैया से पूछ के कि क्या है होम शॉप 18 कहाँ है। हाँ। तो भैया ने वहाँ का एड्रेस निकाल के दिया मुझे। तो मैं और मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड थी, तो मैंने बोला यार चल देखते हैं होम शॉप 18 क्या है। अच्छा। हाँ, तो मैं उसके साथ निकल गई। नोएडा में तब फिल्म सिटी में ऑफिस होता था होम शॉप 18 का। तो वहाँ गई तो वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिल रही थी, आप कौन हो ये अच्छा। भगा रहे थे हमें। हाँ। तो मैंने बोला कि सर शूट है, मेरा शूट है, जाना है शूट के लिए। कहते ठीक है आप 4th फ्लोर चले जाओ। तो मैंने झूठ बोला। अच्छा। तो 4th फ्लोर में गई तो वहाँ पे गार्ड था। कहता आप लोग कैसे आ गए, ऐसे ऊपर कैसे आ गए, जाइए निकलिए ऐसे पूरा भगाने लग गया हमें। मैंने बोला सर प्लीज़ कोई कांटेक्ट हो यहाँ पे जिससे मिलवा दो, आप कोई कास्टिंग वास्टिंग करता हो। तो कहा कि ऐसे थोड़ी ना होता है मैडम, आप आ गए आप जाइए। तो हम निराश होके जा रहे थे। तो गार्ड, मैंने बोला कि भैया जानते हो, एक डायलॉग बोला कि भैया इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, अगर मेहनत कर रहे हो ना तो दूसरों की भी मेहनत देखो। कोई इमोशनल डायलॉग मैंने मारा था उस गार्ड भैया को। फिर जब हम जा रहे थे तो लिफ्ट के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला रुकिए मैडम, एक सर है यहाँ पे, उनसे मैं मिलवा देता हूँ आपको, आप देख लो आगे क्या हो सकता है। तो उनसे फिर वो सर उसी समय कोइंसिडेंटली उसी दिन वो ऑफिस में आए थे। तो वो बोला कि कोई आर्टिस्ट है, इनको एक्टिंग वैक्टिंग ये कुछ काम वाम का है। अच्छा। तो मैंने बोला सर यहाँ पे मैं डायरेक्ट आ गई हूँ उठा के, यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानती हूँ मैंने उनको सच बताया। फिर मैंने बोला कि मैं तो जा रही थी निराश होकर, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ बताओ कि मैं कैसे करूँगा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ हम लोग डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं करते, एजेंसीज होती है, आप एजेंसी का नंबर दिया। अच्छा।
तो फिर जाके मुझे नंबर मिला वो एजेंसी वाली का, जो मेरी फ्रेंड नहीं दे रही थी मुझे। बस फिर एजेंसी का नंबर मिला, तो वो एजेंसी वाले भी बहुत बेशर्म, फ्री का काम कराया। अच्छा। 3-4 शूट ऐसे फ्री में कराए। तो मुझे था कि बस एक प्रोफाइल बन जाए, कुछ एक वीडियो आ जाए। तो वहाँ शुरुआत हो गया। तो वहाँ से मेरी, मतलब सही बताऊँ तो मुझे जो ब्रेक मिला वो गार्ड भैया की वजह से मिला। अच्छा, पहला ब्रेक जो था, तो वहाँ से जब स्टार्ट हुआ हाँ। आप कैमरे में आने लगी, फिर क्या हुआ? मतलब बड़ा ब्रेक या बड़ा ऐड जो है वो कैसे मिला? तब तक तो मैं थिएटर कर रही थी, कैमरे का मुझे कुछ नहीं था, लेकिन उस होम शॉप 18 से मुझे कैमरा फेसिंग बहुत अच्छे से आ गई थी, क्योंकि एक्टिंग में कैमरा फेसिंग, कहाँ लुक देना है, क्या एंगल है, क्या प्रोफाइल अच्छी जा रही है, तो वो होम शॉप 18 से मुझे बहुत मिला। तो मैंने वहाँ पे लैक्मे, वीएससीसी, सूर्या, जेब्रॉनिक, कार्बन, न्यासा, फिर बहुत सारे ब्रांड्स थे। मोर देन 50 शूट किए होंगे मैंने। अच्छा, वहाँ पे तो ये सब एडवर्टाइजमेंट के लिए? हाँ, ये सब अभी भी मेरे पास है लिंक्स। अच्छा। है वो, तब मैं, मतलब वो मेरा बहुत टीवी में आते थे जो ऐड उसमें? हाँ, टीवी में आते थे, एज अ मॉडल करती थी मैं। टीवी में एक होते हैं बोलने वाले और एक होते हैं जो मॉडल्स होते हैं, तो मैं एज अ मॉडल करती थी। तो मैंने कई सारी बेडशीट के लिए, कई सारे पर्दों के लिए, तो अलग अलग ब्रांड्स, फिर वेल नोन ब्रांड्स। अच्छा, तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद फिर कैसे फिल्म में कैसे आई? फिल्म में कैसे आई? फिर जब मैंने होम शॉप 18 में बहुत सारा कर, फिर कॉन्फिडेंस एक आ जाता है ना कि आपने इतना कैमरा, अब तो भैया आ जाओ कोई भी। तो मैंने फिर अपनी प्रोफाइल भेजनी शुरू करी। तब तक जब आप घुसते हो ना किसी रास्ते में, तो आपकी मतलब खुलने लग जाते रास्ते। तब मुझे कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने फोटोशूट के लिए अप्रोच किया। मैंने 1 रुपया नहीं दिया था आज तक जीवन में अपने फोटोशूट के लिए। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने फिर मेरा फोटोशूट किया, मेरी प्रोफाइल बन गई थी। तब फोटोशूट का बहुत, आजकल नहीं है उतना, पर उस टाइम पे फोटोशूट चाहिए, वीडियो क्लिप चाहिए। आजकल तो ऐसा है कि आप बस ऑडिशन देने जाओ, आपकी जो प्रेजेंट में लुक है, प्रेजेंट में जो ऑडिशन है वही सिलेक्ट होता है। पर पहले के टाइम में फोटोशूट होता था, फिर आपकी प्रोफाइल क्या है, फिर वो ऑडिशन लेते थे। ऐसा था सी। तो मेरी पोर्टफोलियो बन गया उस टाइम पे। होम शॉप 18 में कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, अलग अलग डायरेक्टर्स होते थे उस टाइम पे। तो फिर मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, तो मैंने फिर पंजाब के साइड अपनी प्रोफाइल भेजनी शुरू करी। अच्छा। हाँ, तो पंजाब क्या, नोएडा में ही मेरा एक अनुराग दीक्षित का मैंने सॉन्ग किया था, तुम्हें देखा था, जो MTV में आया है, उसके मिलियन से अबव व्यूज हैं। अच्छा। हाँ, तो वो सॉन्ग के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। वो मेरा सबसे पहला सॉन्ग था। तो आप खुद भी गाना गाती हैं? हाँ, ये भी एक है। हाँ। गाने का ऐसा है कि मेरे पापा बहुत अच्छा गाते हैं, तो कहीं मैंने सीखा नहीं है, तो मेरे गुरु मेरे पापा ही हैं। तो उनसे सिंगिंग का आया, तो मैं गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन भी किया करती थी। अच्छा। मतलब फ्री नहीं रही हूँ मैं कभी जीवन में। मतलब हाँ, गुरुद्वारे में मैं और मेरे भैया शब्द कीर्तन करते रहते थे हम लोग गुरुद्वारे में। तो वहीं से हमें आया कि हमें गाना चाहिए। तो जब मेरा एक्टिंग का काम नहीं होता है, जब मैं बिल्कुल वेली होती हूँ, फ्री होती हूँ, तब मैं लिखती हूँ और गाती हूँ। अच्छा, तो गाना भी खुद से लिखती हैं? हाँ जी, लिखती हूँ। और इनफैक्ट मेरा गाना टी सीरीज ने भी ले लिया, जी म्यूजिक ने भी ले लिया। तो मेरे गाने आप वहाँ पे भी देख सकते हो, रिचा कालरा जी म्यूजिक, रिचा कालरा टी सीरीज डालोगे तो आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो ये गाने मेरे, और साथ में मैं खुद का भी चैनल भी मेरा प्लान है कि मैं करूँ। अच्छा। तो उसके लिए सब तैयारी चल रही है। तो वो साइड बाय साइड का काम है मेरा, कि मैं अपना सिंगिंग में, लेकिन मेन मेरा एक्टिंग का ही है। एक्टिंग तो पहली फिल्म जो आई वो बड़ा पर्दा में जो आप बता रहे हैं, मचान, वो कैसे? मचान का ऐसा सीन हुआ, फिर वही मेरा कॉल्स आने लग गए पंजाब के साइड से। तो पंजाब में मैंने बहुत सारे गाने किए, PTC पंजाबी में आए हुए हैं बहुत सारे गाने, हरजीत मान के लिए, और बहुत सारे वेल नोन सिंगर्स पंजाब के। और उसके अलावा शिमारो, सोनोटेक, इन सब में मेरे गाने आए हुए हैं एज अ मॉडल। तो जब मेरी अच्छी खासी प्रोफाइल बन गई, तब मैंने पापा मम्मी से डिस्कशन किया कि अब तो मुझे मुंबई जाना है। अच्छा। तो पहले ही चले जाना चाहिए था मुझे लगता है, लेकिन उस टाइम पे आंखें खुली। पर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा है। तो बस फिर मेरे मॉम एंड डैड जब साथ रहे तो क्या टेंशन है। तो मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला ठीक है बेटा। तो बस वहाँ पे तब मम्मी पापा बिजी थे, मैं अकेले मुँह उठा के मुंबई भी चली गई। अच्छा। मेरी बहन वहाँ पे रहती है, लेकिन वहाँ गई मैं, और फिर खुद से ही मैंने वहाँ पे घर वर ढूंढा। सब बहुत सारी चीज़ें इंसिडेंट हुई, बहुत बुरे लोग भी मिले, अच्छे लोग भी मिले। तो बस फिर मुंबई में गई, तो मैंने फिर डोर टू डोर ऑडिशन दिया मैंने भी। अच्छा, मेरा ऑडिशन? हाँ, ऐसा मेरे कोई कांटेक्ट नहीं। मैं ऐसा नहीं कि पहले बुला लिया किसी ने कांटेक्ट करके कि आप किसी ने नहीं बुलाया था, मैं खुद गई थी। अच्छा। हाँ, मैं खुद गई थी। और दिल्ली जब मैं मुंबई गई तो दिल्ली से खूब सारे कॉल आ रहे थे, लेकिन मुझे था कि दिल्ली में सिर्फ एड्स और सॉन्ग्स मिल रहे थे। एक्टिंग अगर कुछ बड़ा काम करना है तो मुंबई जाना पड़ेगा।
तो मुंबई में मैंने फिर ऑडिशंस दिए डोर टू डोर जहाँ होते थे, फिर मैंने प्रोडक्शन हाउसेस की डिटेल्स निकाली। तो शुरुआत मेरा डोर टू डोर ही हुआ। अब ऐसा है कि लोग मुझे बुलाते हैं एंड लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे कोई नहीं जानता था। बिल्कुल। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एड से और मॉडलिंग से फिल्म में, वो क्या था, डिफरेंस क्या रहा आपके लाइफ में? बहुत ह्यूज डिफरेंस रहा एक्टिंग का। फिर जब मैंने बड़े सेट पे सबसे पहले कदम रखा, और ये भी भगवान की दया से मुझे लीड मिला मचान में। बहुत सारे, कम से कम लाइन लगी हुई थी 250-300 लोगों की, उसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। हाँ, और वो भी मुंबई के वेल नोन एनएसडीएंस भी थे। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत अच्छा फील करती हूँ, घमंड नहीं है, प्राउड है। नहीं, तो सही बात है। हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया। बहुत सारे राउंड्स हुए थे हमारे इनफैक्ट मचान मूवी के लिए। तो फिर मेरा जब सिलेक्शन हुआ और जब मैंने बड़े सेट पे कदम रखा, तब तो देखा दुनिया ही अलग है। इतने बड़ा, फिर जिमी जी पे, फिर उस पे शूट हो रहा है, क्या कहते हैं, रेड ड्रैगन कैमरा, इतना बड़ा कैमरा, मतलब सॉन्ग में भी एक दो में यूज हुआ था, लेकिन सेट ही अलग था वो। मुझे लगा पता नहीं कैसे करूँगी कैसे नहीं। इसके बाद तो एक और एक्सपीरियंस है मेरा साउथ का भी, मैं आती हूँ वहाँ तक। हाँ, तो मचान में जब मैं गई तो मैं फिर बस एक्टिंग का वो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट हूँ मैं, और मेरा कैरेक्टर था कजरी का, जो कि पूरी अलग गांव का किरदार, और लैंग्वेज भी अलग, लैंग्वेज भी। तो फिर आप तो हजारीबाग तो आप छोटा टाउन ही है, लेकिन तो फिर गांव का किरदार में कैसे, मतलब आप उसको ढली क्या? हाँ, गांव का किरदार मैं पहले तो 1 हफ्ते गांव वालों के साथ रही। मतलब वहीं पे मैंने बोल दिया था, मेरा अच्छा होटल में रूम था, मैंने बोला नहीं, मैं दिन भर इन लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो वहाँ की आंटियाँ सब ऐसे ऐसे खड़ी है, ऐसे सब, मैं बॉडी लैंग्वेज वगैरह नोटिस किया मैंने। तो मतलब 1 हफ्ते थोड़ा थोड़ा शूट होता था हमारा अच्छे से। जो मेन एक्टिंग के सीन थे वो मैंने 1 हफ्ते के बाद बोला था। तो पहले तो मैंने लखनऊ में शूट हुआ था हमारा, तो मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ की औरतों को, कैसे वो खड़ी हैं, कैसे वो बात कर रही हैं। तो वो देख के मुझे फिर गाँव की बेटी सब बोलने लगे थे वहाँ के, कजरी आ गई हमारी कजरी। तो कोई मेरे लिए कुछ लेके आ रहा है, लस्सी लेके आ रहा है, छाछ लेके आ रहा है, कोई कटहल के पकौड़े लेके आ रहा है। मतलब ऐसा पूरा हो गया था, गांव मेरा है। अच्छा। और मैं गांव की एक बोल्ड। तो आप मूवी देखना, उसमें आपको वो झलक दिखेगी, वो फील आएगी मचान मूवी में। बिल्कुल। तो ऐसे मैंने ऐसे इनका मूवी जो है वो जियो सिनेमा में है, मचान। जियो सिनेमा में, एयरटेल एक्सट्रीम, एमएक्स प्लेयर, इनफैक्ट मतलब लगभग सब जगह यूट्यूब में भी OTT देख में सकते है, हो। यूट्यूब में भी है। हाँ, यूट्यूब में भी देख सकते हो। तो ये फिल्म आप देख सकते हैं, हजारीबाग की है, ऋचा कार्ला, और सोलो उसमें है, मतलब आप कह सकते हैं लीड रोल है। और आगे भी साउथ में एक लीड रोल आया है। मैं बहुत साउथ इंडियन फिल्म देखता हूँ, तो जब हिंदी में इनका ट्रांसलेशन आएगा तो मैं जरूर देखूंगा। कब वो आने वाला है हिंदी में? मैं या फिर बताती हूँ। बस फिर मचान में हुआ ये, आप किरदार पूरा अच्छे से हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने और भी मूवीज करी। फिजा में तपिश तब मैंने करी, जो आने वाली है। और फिर आरपी पटनायक सर एक हैं साउथ के। फिर मेरी साउथ में कैसे एंट्री हुई कि मैं सेट पे ही थी, तो आरपी सर की, आरपी पटनायक आप गूगल में सर्च कर सकते हो, इज अ वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर एंड डायरेक्टर। उनका कॉल आया मेरे पास डायरेक्ट रशिया के लिए। अच्छा। हाँ, तो मैं तो कांप गई कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मुझे था कि मैं कैसे करूँगी, क्या नहीं। अब रशिया का अलग, वहाँ पे फॉरेन में जाना, और 5 दोस्तों की कहानी थी और हॉरर मूवी थी। अच्छा। तो मुझे बड़ा मन था VFX और ये सब कैसे होता है। तो वो सब मैंने वहाँ जाके देखा कि मतलब वो तो और भी बड़े बजट की मूवी, बड़ा सेट, वहाँ पे मतलब देश भी हमारा नहीं। तो वहाँ पे जाके अलग एक्सपीरियंस हुआ, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे शूट करके। और बस फिर वहाँ पे थी, तो जब आरपी सर के साथ काम किया तो साउथ से मेरे पास कॉल आने लग गया। अच्छा। हाँ, तो साउथ की फिर मेरी एक और मूवी में सिलेक्शन हुआ, जो 4 जुलाई को रिलीज हुई है। मूवी का नाम है महिषासुरडू। तो उसमें भी आप लीड रोल है, मतलब हाँ जी, जहाँ भी आप मतलब कर रही हैं तो एज अ लीड रोल ही। हाँ जी, मैं लीड ही करती हूँ। आपको सिलेक्ट हो रहा है। हाँ। तो बस मैंने फिर वो मूवी करी महिषासुरडू। तो उसमें महिषासुर राक्षस के ऊपर, राक्षस नहीं है लेकिन हाँ, मैं स्टोरी रिवील नहीं करूँगी, आप देख सकते हो। मेरा दुर्गा का किरदार है। तो उसमें हमारी एक्टिंग में एक, जैसे नवरस होते हैं वैसे उसमें से एक रस है, रौद्र रस, वीर रस। तो उसमें मेरा वैसा किरदार है। तो मुझे बहुत उसमें चैलेंजिंग रोल था और बहुत खेलने को मिला उस किरदार के साथ। तो मैंने लोगों को बहुत पसंद आया, वहाँ पे देख सकते हो लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। और मैंने अभी तक खुद मूवी नहीं देखी है क्योंकि मैं प्रीमियर में जा नहीं पाई। अच्छा। तेलुगु में अभी वो आई है, हिंदी में आने वाली है।
तो ये भी एक्सपीरियंस बहुत अलग तो था क्योंकि ये मुझे तेलुगु हाँ, ही नहीं आती। तो हिंदी से हाँ। फिर रशिया भी गए तो वहाँ आपको लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखो रशिया जैसे हाँ, में जैसे यहाँ पे इंग्लिश का इतना है, लेकिन जहाँ रशिया चले जाओ वहाँ पे भी वहाँ लोग इंग्लिश इंग्लिश नहीं नहीं है, बोलते। हाँ, लेकिन वहाँ पे जितने सेट के हमारे लोग थे, खैर वो साउथ इंडियंस थे और नॉर्थ इंडियंस थे, तो एडजस्ट हो गया। लेकिन मेन मुझे दिक्कत हुई थी वहाँ पे नलोर जाके, नलोर ये जहाँ पे मेरा शूट हुआ था, हाँ। चेन्नई के आगे। तो वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे ना किसी को हिंदी आती है ना इंग्लिश, ना जो मेरी इंग्लिश, हाँ। असिस्टेंट है उसको भी नहीं आती। तो मैं गूगल ट्रांसलेटर से बोल बोल के उनको दिखाती थी। अच्छा। एक्टिंग में क्या होता है, जब आप साउथ में काम करते हो तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो लोग प्रॉम्प्टिंग करते हैं, तो वो प्रॉम्प्टिंग करते थे और मुझे वो बता देते थे कि कौन सी इमोशंस देने हैं इसमें। तो बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट इट्स वेरी इजी टू ग्रैब। तो वो मुझे बताते थे कि इसमें ये है, ये सीन है, ऐसा ऐसा बोलना है। तो वो जो जैसे बोलते थे उसी लिहाज से मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा। बस मुझे अपने एक्सप्रेशन और उन सब से मैंने वो किया। तो फिर आपको अभी क्या सीखना पड़ेगा? वो साउथ लैंग्वेजेस क्या होगा? तेलुगु मैंने फिर मुझे लगा कि साउथ से जब कॉल आ रहा है, फिर साउथ के में मुझे एक और कॉल आई जो कि अभी शूट उसका चल ही रहा है, मूवी का नाम है अनवांटेड। तो वो मूवी में भी सिलेक्शन हुआ, तो मुझे लगा कि साउथ थोड़ी तेलुगु थोड़ी सीखनी चाहिए, तो मैंने क्लासेस लेनी शुरू करी। अच्छा। हाँ। तो वो सीखने से और खुद से बोलने से और ऐसे डबिंग में थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है? डबिंग तो वो कराते ही नहीं हमसे, हाँ, क्योंकि उनको अच्छा। कुछ बिलीव नहीं है कि हिंदी आपसे, वाले हाँ, अच्छे से होंगे। बोलेंगे। तो आपकी आवाज में कोई और बोलेंगे? हाँ, डबिंग तो नहीं, लेकिन सेट पे तो हमें बोलना ही सेट पड़ता है पे तो डायलॉग। बोलना है, हाँ, डायलॉग ना, तो वो और फील कैरेक्टर में आएगा ना जब आप खुद से अगर खुद वो से अगर बोलें। समझ के बोलो। लेकिन वहाँ के जो डायरेक्टर है, मैंने एक खास बात देखी है, जैसे मचान किया, 4 मूवीज और करी मैंने, वहाँ पे तो 2 टेक 3 टेक हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 1 टेक में ओके। अच्छा। क्यों? क्योंकि समझ तो मुझे आ नहीं रहा है, सारा कुछ नेचुरल निकल रहा है ना, एक्सप्रेशन ना ओवर हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, तो वो इतना इजी था कि मतलब मुझे, अरे मैं सर कंप्लीटेड या ओवर ओवर ऐसे वो मैं, अरे 1 टेक सर, या 1 टेक आर्टिस्ट। मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था कि मैं, मुझे तो मीनिंग भी नहीं समझ आ रही। अच्छा। लेकिन उनको नेचुरल लुक मिल रहे थे उससे, तो मतलब फिर वो एक तरह का बेनिफिट तो हो ये गया। बेनिफिट है। अगर आप समझ के बोलते हो तो आप ज्यादा दिमाग लगाते हो उसमें, है ना। तो ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है। बिल्कुल। तो अभी क्या प्लान उन है? लोगों ने मुझे इनफैक्ट बोला कि आप सीखना ही मत। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे सीखना, मुझे पता नहीं कौन गाली दे रहा है, क्या कर रहा है, मुझे ही नहीं पता सेट पे। ठीक है। तो अभी अब क्या प्लान है आपका, मतलब आगे? मेरा ये हमेशा से रहा है कि मैं इतना कुछ आपको बताया मैं, लेकिन मेरा मेन जो मोटिव है जीवन का वो ये है कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहती हूँ। तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं वैसे ही कंटेंट चूज़ करूँ जो सोशल अवेयरनेस पे हो, और मेरी सारी मूवीज़ वैसी ही है। और एक मूवी जिहाद के ऊपर भी आ रही है जिसमें मैं टेररिस्ट बनी हूँ, लेकिन वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। लीड हूँ मैं उसमें भी, फिज़ा में तपिश मूवी का नाम है। तो हमेशा मेरा ऐसा होता है कि सोसाइटी को क्या दे सकूँ, कैसे क्या कर सकूँ। तो मेरे जो सॉन्ग्स रहते हैं वो भी वैसे ही रहते हैं, जो नेचर से रिलेटेड रहते हैं, मोटिवेशनल रहते हैं। तो मूवीज़ भी वैसी ही रहती हैं। तो मेरा आगे का यही है कि मैं कितना और अच्छा कर सकूं। और वो दिन मैं कभी नहीं भूलती जब मैंने मंत्रा प्ले किया था, कि मैं अगर खुद कनेक्ट कर सकती हूँ तो मैं, अगर मेरे से लोग कुछ सीख सकते हैं या फिर उनको लगता है कि मतलब वो मेरे किरदार में खो गए हैं, तो मैं उनको उतना ही अपने किरदार में घुसाऊं और वो कुछ सीखें मेरे से। बिल्कुल। तो उस किरदार से अब बॉलीवुड में चले गए या फिर फिल्मी दुनिया में, और यहाँ का लाइफ वो कैसा लगता है जब वापस आती हैं हजारीबाग? बहुत अच्छा लगता है। अपना तो ये जड़ है, यहाँ पे तो मम्मी पापा हैं, इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे जो लोग मिलते हैं वो पूछते, जैसे आप आए हो आज, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे और भी आए थे लोग, मिले और वो जानना चाहते। तो मुझे, जब हमें ये सब चीज़ें नहीं पता थी, जब मैं, जैसे मैंने आपको बताया साउथ में क्या होता है, बाहर गए, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, तो उस टाइम पे हम कुछ नहीं कोई बताता था। लेकिन अभी मुझे अच्छा लगता है कि मैं कितना बता सकूँ यहाँ पे, कितना लोगों तक नॉलेज पहुँचा सकूँ। मुझे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स में भी बुलाया गया। बस अभी हमारा यहाँ पे एक ग्रुप आने वाला, जो मेरे नाट्य किरण मंच मुंबई में एक थिएटर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था। देव फौजदार उसके डायरेक्टर हैं। अच्छा। तो वो 3 सितंबर को आ रहे हैं यहाँ थिएटर की क्लासेस देने के लिए। अच्छा। एक 3 दिन का वर्कशॉप होगा। तो उनकी जो क्लासेस है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो मैंने मतलब उनको बोला कि हाँ, हज़ारीबाग में अगर लोग सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ के लोगों तक क्या कनेक्ट कर पाऊँ, क्या बता पाऊँ। तो ये और वेदर भी यहाँ का बहुत अच्छा है, तो वेदर भी बहुत अच्छा है, तो छुट्टियाँ मनाने के लिए बेस्ट है। शिमला और मनाली नहीं जाके लोग हज़ारीबाग आते हैं, पहाड़ के किनारे जो है छुट्टी को एंजॉय करते हैं।
लेकिन जब काम रहता है, जब फिल्में चलती है, शूटिंग चलती है, तो एक दिन में कितना स्ट्रेस होता है और कितना घंटा आप काम करते देखिए स्ट्रेस तब होता है जब आप वर्क को एंजॉय नहीं कर रहे हो। मेरा ऐसा है कि मैं बहुत एंजॉय करती हूँ और जब फ्री टाइम होता है तो मस्ती करती हूँ मैं सेट पे, काम भी करती हूँ, मस्ती भी करती हूँ, तो स्ट्रेस लेवल नहीं होता। जब मैं वेली बैठी रहती हूँ, कोई काम नहीं होता सेट पे, आज सीन नहीं है, तब मैं थक जाती हूँ इनफैक्ट। और ऐसे जब कितना भी काम मिल जितना जाए, काम करा लो, धूप में करा लो, करती जब तक टैन ना हो, जब तक मेकअप खराब ना हो जाए पूरा, तब तक लगता ही नहीं कुछ एक्टिंग करी है। बिल्कुल। तो हम ऐसे ही लोग फील आती है। थोड़ा सा आपके पेरेंट्स से ही बात करेंगे, आप लोग थोड़ा सा इधर आए। हाँ, मेरे साथ ऋचा जी के पापा और मम्मी दोनों हैं, उनसे भी थोड़ा हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। क्या वो चाहते थे कि उनकी बेटी जो है हजारीबाग से जाके हेड गर्ल बनी थी, उसके बाद फिर बॉलीवुड में जा रही है, फिल्मों में आ रही हैं, तो वो क्या चाहते थे, आप क्या चाहते थे? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी इतनी मेहनत की अपने टाइम में, शर्कीन अकेले अपने बलबूते पर ये बॉम्बे शहर में गई है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं था, मेरा यहाँ तक कि मेरा भी सपोर्ट नहीं अच्छा, था, लेकिन फिर भी ये लड़की अपने बलबूते पर बॉम्बे में अपना कदम रखी है और आज एक मुकाम पे है कि इसने बॉम्बे में अपनी अच्छी जान पहचान बनाई हुई है। अच्छा, मतलब सब कुछ खुद से किया इन्होंने? सब कुछ इसने खुद किया है। आपका कुछ वैसा ये नहीं था, कोई लिंक नहीं था? कोई लिंक नहीं था। अच्छा, ये इसकी काबिलियत है, इसको मैं बहुत मतलब कि आशीर्वाद देता हूँ कि और आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रही है बिल्कुल। लड़की। और आपको क्या, मतलब शुरू से आप चाहती थी कि ये फिल्म लाइन में जाए, क्या चाहती थी? मैं मतलब शुरू से यही चाहती थी कि मेरी बेटी बहुत आगे बढ़े, डांस वांस करती थी, सिंगिंग में भी थोड़ा बहुत इसका गाती थी, लेकिन मतलब सिंगिंग हमने सिखाई नहीं है इसको। अच्छा, हाँ, मुझे बहुत प्राउड होता है कि मेरी बेटी आगे बढ़े। बिल्कुल। और आप मतलब क्या करते हैं यहाँ पे, क्या है? मेरा यहाँ पे पार्लर है, ये पैगोडा में ऊपर में पार्लर है, ये आओ ना पार्लर। तो क्या आपने सोचा था कि इनको भी एक पार्लर दे दिया जाए बड़ा होके? मैंने ऐसा कभी नहीं कभी नहीं सोचा मेरा था? ही है। हम लोग ने कभी नहीं सोचा था कि इसको इस लाइन में लाए। अच्छा, ये जिस लाइन में जाना चाहती है पूरा वो सपोर्ट खुद रहा, से मतलब बस सपोर्ट रहा, हाँ। कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं रही इसके साथ, इसने खुद अपने बलबूते पर सब किया। इसने तो अब तो ये बड़े बड़े स्टार से भी हो सकते हैं आगे जाके मिले, जो जिसको हम लोग फिल्मों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो वो आपकी बेटी जब मिल रही है वहाँ, तो क्या फीलिंग होता है, एक अंदर से क्या लगता है? प्राउड होता है बहुत। लगता है कि इसने अपने माँ बाप का नाम बहुत ऊंचा किया, बहुत रोशन किया। बिल्कुल, और हजारीबाग का बहुत नाम तो proud वो feel ऊंचा होती कर है। दिया ही है। अपने आप में बहुत प्राउड होता है कि मेरी लड़की कुछ कर रही है और आगे भी अच्छा करेगी। बिल्कुल। तो देखिए यही है, अपने दम पे ऋचा जी हैं जो अपने एक्टिंग के दम पे वहाँ पे पहुँची है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से थिएटर से उठ के फिल्मों में आई और फिर आगे करियर जो है उसी में बना रही हैं और सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल बन के आ रही हैं। हजारीबाग के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और ऋचा जी जिस तरह से मचान फिल्म और उसके बाद फिर साउथ इंडिया फिल्म में, फिर बाहर बहुत सारे फिल्मों में काम कर रही हैं, शायद एक मिसाल बन रही हैं यहाँ की लड़कियों के लिए जो सोचती हैं कि घर से बाहर निकलना कितना खतरनाक होता है, लेकिन अब इनको लोग देखते हैं तो शायद मोटिवेट भी होते हैं। ये सही बात सही है। बात है। बिल्कुल। सही बात है।